उसको भी 4 पार्ट्स, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया? कैन यू टेल मी? जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वो कौन कौन से पार्ट्स थे? कैन यू डिवाइड टेल मी? नोबडी नोज। उन्नति, खुशबू, मीनाक्षी। मैम ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड। वेरी गुड, नाइस वन विकास। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड सोवियत यूनियन। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और उसका रीजन भी ये 2 सुपर पावर्स थी। कौन कौन सी 2 सुपर पावर्स? यूएसए एंड यूएसएसआर। और उन्होंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था जर्मनी को, ब्रिटेन में, फ्रांस में, यूएसए में और सोवियत यूनियन में। लेकिन बाद में, जैसा अभी आपको चेतना ने बताया, आफ्टर दैट ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसए जो था वो क्या हो गया? वो एक ही पोर्शन में क्या हो गए? यूनाइट हो गए। और उसको क्या कहा गया उस पोर्शन को? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पोर्शन? उस जर्मनी को कौन सा पार्ट कहा गया? बताइए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, उसके बाद में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए जो थे वो आपस में यूनाइट हो गए, वो एक पोर्शन बन गया। वो पोर्शन क्या कहलाया? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पोर्शन? ट्राई टू स्पीक अप, ट्राई टू गिव द आंसर। चेतना, आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? वही समझ नहीं आ रहा मुझे तो। आई एम आस्किंग हियर, मैंने आपको एक छोटी सी लाइन बताई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये तो समझ में आ गया? हाँ। कौन कौन से 4 पार्ट्स थे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और सोवियत यूनियन। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए जो थे वो एक पोर्शन बन गया। यानी ये तीनों मर्ज हो गए, वापस से तीनों मर्ज हो गए, वापस से तीनों ये यूनाइट हो गए। ये जो मर्ज हुए उस पार्ट को क्या कहा गया? उस जर्मनी के पार्ट को क्या कहा गया? सेकंड वर्ल्ड। नो नो मुस्कान। सोशलिस्ट ब्लॉक। मैं जर्मनी, सोशलिस्ट ब्लॉक। उसको कौन सा जर्मनी कहा गया? जर्मनी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। यहाँ जर्मनी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए था और एक में यूएसएसआर था। बताइए वो कौन कौन से पार्ट्स थे? वो थे वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। यहाँ जी, वेस्ट जर्मनी की जो आइडियोलॉजी थी वो कौन सी थी? जब आप वेस्ट जर्मनी में ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसए था, तो वहां पर आइडियोलॉजी कौन सी होगी? सोशलिस्ट। यस, दैट वाज अ सोशलिस्ट। मैम यूएसए का तो कैपिटलिस्ट होगा ना? कैपिटलिस्ट होगा, यस। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। कहाँ की? वेस्ट जर्मनी की। क्यों? क्योंकि उसमें कौन कौन से कंट्रीज थे? उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसए था। और जो आपका ईस्ट जर्मनी था, उनकी कौन सी आइडियोलॉजी थी? उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो जो बर्लिन की वॉल थी वो 1961 में क्या की गई? बनाई गई, बिल्ट की गई। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द कम्युनिस्ट वर्ल्ड and the capitalist world built in 1961 a separate, that was East Berlin from West Berlin. कौन से टाइम में बनाई गई? 1961 में बनाई गई। और यहाँ पर कैपिटलिस्ट और इस वाली बर्लिन वॉल को हम किस नाम से जानते हैं? इस बर्लिन वॉल को हम कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच का डिवीजन मानते हैं। सो वी कैन से दैट बर्लिन वाज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। इज इट क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अभी अभी जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ इतना ही पढ़ा है। ओवरव्यू में यही बताया गया है कि बर्लिन वॉल क्या थी, क्यों बनी, कैसे सेपरेट हुई और उसमें कौन कौन से जो कंट्री थे वो मर्ज हुए। जर्मनी किस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक को हमने ईस्ट जर्मनी का नाम दिया और एक को हमने वेस्ट जर्मनी का नाम दिया। जो वेस्ट जर्मनी थी उसको कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी और जो ईस्ट जर्मनी थी उसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। बस अभी हमने सिर्फ इतनी ही बात की है। नाउ वी आर कमिंग on next topic, that is the features of Berlin.
क्या आप मुझे बता सकते हो इस ओवरव्यू को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि बर्लिन के क्या क्या फीचर्स थे? बता सकते हैं आप? बर्लिन का फर्स्ट फीचर क्या था? अरे भाई एक बार बुक खोलो, राइट हैंड साइड में देखो, पेज नंबर 17 ओपन करो, उसमें बताया हुआ है फर्स्ट फीचर बर्लिन का। सबसे पहला फीचर 1961 में इसको क्या किया गया? मैम इसको 19 बनाया गया 1961 में बनाया गया। दिस इज फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर मैम It divides the capitalist and social. बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड फीचर इज दैट। थर्ड फीचर, सेकंड फीचर क्या बताया कि इसका सेकंड फीचर क्या बताया? दैट वाज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। थर्ड फीचर मैम ये 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी। वेल डन, वेल डन। लेंथ कब कितनी थी? मोर देन 150 किलोमीटर। नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट फीचर, एक और फीचर है, the wall cut off West Berlin from surrounding East Germany including East Berlin. This is the main feature। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर आप ओपन करते हैं राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये लाइन आपके दी हुई है। तो ये चारों फीचर जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे किसके? बर्लिन वॉल के। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम था क्या? क्या था सोवियत यूनियन? स्टार्ट करें? Yes. Now we are coming on our topic, that is the Soviet Union. पढ़िए सोवियत यूनियन का, स्टार्ट कीजिए। कौन रीडिंग कर रहा है? Who wants to read? Just raise your hands. Who wants to read? Yes, Astha, start with you. The Union of Soviet Socialist Republics came into being after the socialist revolution in Russia in 1917. The revolution. Just underline this. Just underline this. The revolution was inspired by the ideals of socialism as opposed to capitalism and the need for an Egalitarian. मैम सॉरी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक बार इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, वर्ड देखो क्या है, उसके बाद प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। EGALITARIN, egalitarian society. This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principles of equality. In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution to the party. The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by the state. Yes, students, just I want to explain you that paragraph, this paragraph. In 1917, आपको क्लास 9th याद है? अपना क्लास 9th याद है? उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? रशियन रेवोल्यूशन। बिल्कुल, रशियन रेवोल्यूशन। उसमें हमने पढ़ा था 1917 से पहले जो रशिया था उसमें किसका रूल था? उसमें कौन से जार थे? याद है किसी को? रशिया में 1917 से पहले कौन से जार थे या किसका रूल था? Nobody knows. विकास? हमने क्लास का कुछ याद ही नहीं है कुछ याद? अच्छा, 11th का याद है? Vladimir Lenin. Vladimir Lenin was the ruler of the Russia. No, sorry. लीडर है। 1917 से पहले रशिया में जो रूल किया था वो किया था जार निकोलस सेकेंड। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मे बी आपको याद नहीं आ रहा है। 1917 से पहले रशिया में जार निकोलस सेकेंड थे, उन्होंने रूल किया था एंड ही वाज वेरी टायरनी, ही वाज वेरी डिक्टेटरशिप पर्सन एंड ही वाज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल. And the condition of that time, the condition of Russia was very, very
हार्श एंड डे बाय डे जो उनकी कंडीशन थी वो खराब ही होती गई। 1970 से पहले जब रशिया में जार निकोलस सेकंड था तो वो कैसे थे, बहुत ज्यादा निरंकुश थे, बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश नहीं की, और जो रशिया था उसकी जो कंडीशन थी दिन पर दिन, वहां के लोगों की जो कंडीशन थी दिन पर दिन, डे टू डे क्या होती गई, डिक्रीज होती गई, खराब होती गई, बेकार होती गई। ओके, आफ्टर दैट कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बाद, जब कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी तो उन्होंने क्या कहा, कैपिटलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। उन्होंने ये कहा कि कैपिटलिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी प्रॉब्लम्स की, जो प्रॉब्लम्स रशिया में हो रही हैं उन सबका जो मेन रीजन है, मेन जो पॉइंट है वो क्या है, दैट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आई थिंक सो, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी, स्टूडेंट्स, इज देयर नीड टू रिवाइज द कैपिटलिज्म? No, ma'am. No, Fine. ma'am. कार्ल मार्क्स का कहना था जो कैपिटलिस्टिक जो थ्योरी है वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब प्रॉब्लम्स की, और जब तक वर्ल्ड में कैपिटलिज्म रहेगा तब तक वर्ल्ड जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, और वहां पर कभी भी एक्सप्लॉइटेशन खत्म नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाए तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैपिटलिज्म को क्या करना पड़ेगा, उसका एंड करना पड़ेगा। जो एग्लिटेरियन जो सोसाइटी होती है उसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन? यहाँ पर एक वर्ड आया था एग्लिटेरियन, क्या होता है एग्लिटेरियन का Ma'am, मैं मतलब? बताऊं. Equal rights. The society which believes that everyone should get equal rights. या श्योर, एग्लिटेरियन सोसाइटी इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। किस पे बेस्ड होती है ये? इक्वालिटी पे बेस्ड होती है, और इसके अंदर जो जितने भी लोग होते हैं, ऑल द पीपल इन सोसाइटी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? इक्वली ट्रीट किया जाता है। एंड दिस ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी शुड बी प्रोवाइडेड द स्टेट। उनको पूरी बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। समझ में आ गया एग्लिटेरियन का मतलब? आस्था, मुझे नहीं लगता आप भूलोगे इस वर्ड को कभी, है ना? एग्लिटेरियन जो सोसाइटी होती है उसमें सबको इक्वल रखा जाता है, स्टेट जो है वो सबको इक्वल रखता है, और उनकी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग उनको क्या करता है, उनकी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी नेसेसिटी को प्रोवाइड करता है। फाइन। तो जो आपका सोवियत यूनियन था, जो आपका सोवियत सिस्टम था, उसमें यही कहा गया था जो एग्लिटेरियन सोसाइटी है उसमें लोगों को क्या किया जाएगा, इक्वल रखा जाना चाहिए। एग्लिटेरियन सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड ऑल द पीपल इन सोसाइटी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, जो कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था एग्लिटेरियन सोसाइटी होना चाहिए, कैपिटलिस्ट खत्म हो जाना चाहिए, उससे इंस्पायर होके रशिया में रेवोल्यूशन हो गया। और रशिया में जब रेवोल्यूशन हुआ तो उस रेवोल्यूशन के लीडर कौन थे? अब आएंगे वो लीडर, कौन थे किसने नाम बोला था उनका? Lenin. बिल्कुल, व्लादिमीर लेनिन। ही वाज द लीडर ऑफ दैट रिवॉल्ट, रशियन रेवोल्यूशन। और जार निकोलस का जो रूल था उसको उन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, डिमोलिश कर दिया, और सोवियत यूनियन जो था वो एग्जिस्टेंस में आ गया। यानी सोवियत यूनियन का अस्तित्व कब आया? जब किसका रूल खत्म हो गया? जब जार निकोलस सेकंड का रूल फिनिश हो गया। अब मुझे बताओ, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. इज इट क्लियर? ऑल थिंग्स आर क्लियर? Yes, ma'am. We can say the Yes. Union of Soviet Socialist Republic came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1917. 1917 में रशिया के रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? सोवियत यूनियन का क्या हुआ? सोवियत यूनियन क्या हुआ? एग्जिस्ट हुआ। And the revolution was inspired by the ideal of socialism as opposed to capitalism and the need for an egalitarian society. Now, अब जो हमारा पैराग्राफ शुरू होगा वो सोवियत सिस्टम को बताएगा कि सोवियत सिस्टम है क्या,
किसको हम सोवियत सिस्टम कहते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक सब चीजें समझ में आ गई हैं। ये आपके सामने लिखी हुई भी हैं, जो आपको ये पीपीटी दिखाई दे रही है, इसमें सब चीजें क्लियर हैं। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए अगर इस पीपीटी को पढ़ना चाहते हो तो। अक्षिका प्लीज रीड इट। Yes, ma'am. यस। USSR Union of Socialist Republic. Russian Revolution occurred in 1917. The people were against to capitalism and were in favor to adopt socialism. It was called Soviet system. USSR formally established in 1920. Leader Lenin. It has 15 sub-national Soviet and one party rule, Communist Party. ओके मैंने जितना पढ़ाया वो सब इसमें आ गया, कवर हो गया आपका। बेटे अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैम क्लियर है। क्लियर है, गुड। चलो चेतना, ऐसा तो नहीं है ना कि मैम समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है मैम समझ में नहीं आ रहा। नहीं चलो मैम आ रहा है। ओके फाइन। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सोवियत सिस्टम। अब हम सोवियत सिस्टम पे आ रहे हैं। कौन रीड करेगा? हु वांट्स टू रीड? मुस्कान, आर यू रेडी? बुक है? ओके उन्नति, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। Yes, ma'am. After the Second World War, the Eastern European countries that the Soviet army has liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. The political and economic system of all these countries were modeled after the USSR. This group of countries were called the Second World or the Socialist Bloc. The Warsaw Pact, a military alliance, held them together. The USSR was the leader of the bloc. ये तो सबको क्लियर हो गई है चीज, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। Yes, नाउ वी आर ma'am. कमिंग ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। The Soviet Union became a great power after the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US. It had a complex communication network, vast energy resources, including oil, iron, and steel machinery production, and a transport sector that connected its remotest area with efficiency. It had a domestic consumer industry that produced everything from pins to car through their quality did not match that of the Western capitalist countries. The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens, and the government subsidized basic necessities including health, education, child care, and other welfare schemes. There was no unemployment. State ownership was the dominant form of ownership. Land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state. Yes. Now we are coming on the Soviet system. अब हम सोवियत सिस्टम पे आ चुके हैं, यानी जो सोवियत यूनियन है वो बन चुका है और उसका क्या सिस्टम रहा, उसके क्या फीचर्स रहे, हम उसकी बात करेंगे। तो इट वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। यहाँ पर कौन सी आइडियोलॉजी यूज में आ रही थी? सोशलिज्म को आइडियल माना गया, उससे इंस्पायर्ड हुए। एंड द नीड फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एग्लिटेरियन जो सोसाइटी है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टू एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन, और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ के, उनको जो रहने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसके लिए जितनी भी चीजें उनको चाहिए होंगी, उनको कौन इंश्योर करेगा? इट वाज इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड ऑल रिसोर्सेज एंड असेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करेगा? इट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। एंड द गवर्नमेंट subsidized the basic necessity, और जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है, आपको पता है बेसिक नेसेसिटीज क्या होती हैं? अक्षिता, डू यू नो अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज? आपकी बेसिक नेसेसिटी क्या है अक्षिता? अक्षिता बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अक्षिता प्लीज पिक अप। मीनाक्षी बताइए आपकी बेसिक नेसेसिटी क्या है? एक अगर सिटीजन है, कंट्री में सिटीजन रहता है, तो उसकी बेसिक नेसेसिटीज क्या होंगी जिनको उसके कंट्री को फुलफिल करना चाहिए, जिनके स्टेट को फुलफिल करना चाहिए? मैं May I?
मैम मैं आए एक बार मीनाक्षी को बोलने दीजिए प्लीज। मैम फूड, इलेक्ट्रिसिटी, क्लोथ्स। बिल्कुल बिल्कुल, फूड आपकी बेसिक नेसेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बेसिक नेसेसिटी है, क्लोथ्स आपके लिए बेसिक नेसेसिटी है, और भी एजुकेशन भी आपके लिए बेसिक नेसेसिटी है। तो इन सबको क्या किया जाएगा, इन सबको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देगी। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी? मैं यहाँ वर्ड यूज कर रही हूँ सब्सिडी। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी? क्या होती है सब्सिडी? आप लोगों ने सुना होगा गैस के सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है। गैस के जो सिलेंडर्स हैं उनमें सब्सिडी दी जाती है कि हाँ चेतना स्पीक अप। मैम कुछ टैक्स रिडक्शन होता है इस तरीके का। हाँ, उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू क्या कर दी जाती हैं, कम कर दी जाती हैं। तो सोवियत सिस्टम ने भी ये बात रखी। सोवियत सिस्टम का बहुत बड़ा फीचर था और उन्होंने यही कहा कि जो हमारी गवर्नमेंट है दैट विल गिव बी द सब्सिडीज फॉर द बेसिक नेसेसिटीज फॉर द सिटीजन्स। Each one will have to work according to his or her ability and will be paid as per needs। यहाँ पर सोशलिस्ट जो पार्टी होती है, जो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है, उसने ये कहा, उसमें ये कहा गया है, उसमें ये बताया गया है कि हर व्यक्ति जितना काम करेगा उसके काम के अकॉर्डिंग उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग पेड किया जाएगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यदि आपने बहुत ज्यादा काम किया है और आपकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं है फिर भी आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। नहीं, आपकी बेसिक नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग ही आपको क्या दिया जाएगा, जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज होंगी, जो आपकी एबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। और लास्ट वन था प्लांट इकोनॉमी। जो इकोनॉमी होगी वो पूरी तरह से प्लांट होगी, उसमें हर चीजें जितना भी इकोनॉमिकल वर्क होगा, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, एवरीथिंग विल बी प्लांट। हर चीज प्लांट होगी। हर चीज कौन प्लान करेगा? स्टेट प्लान करेगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फाइन, आगे पढ़िए चेतना। Yes, ma'am. The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, पता नहीं क्या लिखा है ये, ऑथोरिटेरियन making सही। making life very difficult for its citizens. Lack of democracy and the absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. Most of the institutions of the Soviet state needed reform. The one-party system represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. Although on paper, Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR. In reality, Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed. In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. The Soviet Union lagged behind the West in technology, infrastructure, example, transport power, and most importantly, in fulfilling their political or economic aspirations of citizens. The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. Though wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. This led to shortages in all consumer goods. Food imports increased every year. The Soviet economy was faltering in the late 1970s and became stagnant. Yes, here आपने एक चीज नोटिस की होगी। here Chetna is speaking regularly, continually, Republic of Soviet Union. What do you mean by Republic of Soviet Union? क्या है Republic of Soviet Union? What do you mean by Republic of Soviet Union? अभी हमने बात की थी कि सोवियत यूनियन क्या है, कैसे एग्जिस्ट हुआ, किस तरीके से केम इनटू बीइंग आया, वो किस तरीके से आया, बात की थी। पर ये सोवियत यूनियन में क्या एक ही कंट्री है या और भी कंट्री हैं? बताएंगे आप लोग? मैम ये तो बहुत सारे से बना हुआ है ना, काफी कंट्रीज है इसमें। बहुत सारे कंट्रीज है। कितने कंट्रीज हैं?
there were 15 republics in USSR. USSR में अभी आपने जस्ट चेतना बोला था कि USSR, सॉरी, ऑफिशियली सोवियत यूनियन को इसी नाम से जाना जाता था। हाँ जी, ऑफिशियली यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन जो था, वो इसी नाम से जाना जाता था। इसको रिपब्लिक कंट्री भी कहते थे क्योंकि इसमें 15 रिपब्लिक कंट्रीज जो थे वो मर्ज थे। नाउ दे आर 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गए हैं सोवियत यूनियन के। यानी सोवियत यूनियन जो था, यूएसएसआर जो था, पहले उसमें 15 कंट्रीज थे, 15 रिपब्लिक कंट्रीज थे। बट यदि मैं आज की बात करती हूँ, प्रेजेंट की बात करती हूँ, तो नाउ दे आर 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ सोवियत यूनियन। 1940 में जो यूएसएसआर था, ये सब उसके कंट्रोल में आ गए थे। और ये सारे कंट्रीज जो थे, इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे वो कौन से थे? बाल्टिक रिपब्लिक कंट्रीज। वो कौन कौन से थे पता है आपको? बाल्टिक रिपब्लिक कंट्रीज कौन कौन से थे, बता सकते हैं आप लोग? मैं आपको मैप भी दिखा देती हूँ इसका। अच्छा, इसमें मैंने पिक नहीं ली है। ओहो, मैं इसमें पिक लेना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जब मैं क्लास लूंगी तो मैं आपको उसकी पिक दिखा दूंगी कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज थे। पर आप बता सकते हो कि बाल्टिक रिपब्लिक कंट्रीज कौन से? बाल्टिक रिपब्लिक कंट्रीज थे लिथुनिया, लेटविया, एस्टोनिया। दे वर कॉल्ड बाल्टिक रिपब्लिक कंट्री। वैसे सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज थे। कौन कौन से मैं नाम बता रही हूँ, जस्ट लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट वन इज रशियन फेडरेशन, सेकेंड वन इज कजाकिस्तान, थर्ड वन इज यूक्रेन, फोर्थ वन तुर्कमेनिस्तान, फिफ्थ उज्बेकिस्तान, सिक्स्थ बेलारूस, सेवंथ किर्गिस्तान, एट ताजिकिस्तान, नाइन्थ अजरबैजान, और 10th कौन सा था? 10th था जॉर्जिया, 11th लिथुआनिया, 12th लातविया, 13th एस्टोनिया, 14th मोल्डोवा, और 15th और लास्ट was Armenia. These all countries were known as Republic of Soviet Union. Is it clear? Yes, ma'am. वो तो मैम इंडिया को भी कहा जाता है। वो तो क्या, किस इंडिया को क्या कहा ऑफिशियली जाता है? तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वो रिपब्लिक, अरे अरे अरे, आप कहाँ पहुंच गए, आप कहाँ पहुंच गए? हम लोग बात कर रहे हैं 1970 से, सॉरी 1917 से लेकर 1992 तक की, समझे? और अब हम बात, अभी इस टाइम हाल फिलहाल ये कंट्रीज जो है वो रिपब्लिक कंट्री के नाम से जो है वो क्या हो गए हैं? हट गए हैं। अब ये रिपब्लिक कंट्री नहीं है, अब ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है नाउ, बट 1992 तक ये 15 कंट्री जो थे वो रिपब्लिक कंट्री के नाम से जाने जाते थे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. फाइन। तो सबसे पहले जो 3 कंट्रीज जो इसमें बाल्टिक जो रिपब्लिक कंट्रीज माने जाते हैं वो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, एंड दीज 3 कंट्रीज आर नोन एज द बाल्टिक कंट्रीज। तो ये जो कंट्री है, जो सोवियत यूनियन है, इसका जो इन्वेजन है वो 1979 में जब अफगानिस्तान वीकेंड हो गया था, तो उस टाइम के लिए कहा जाता है कि दैट वाज वेरी प्रोडक्टिव एंड दैट वाज वेरी टेक्नोलॉजिकल, वाज वेरी एफिशिएंट। तो ये सब चीजें जो है हम जो बात करेंगे वो हम सोवियत यूनियन की ही कहते हैं। तो सोवियत यूनियन सिस्टम क्या था? सोवियत यूनियन सिस्टम वो था जिसने सोशलिज्म को आइडियल माना, जिन्होंने क्या कहा कि जो राइट्स हैं वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए, यानी सबके जो राइट्स हैं वो सब बराबर होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उसको बेसिक नेसेसिटीज को कंप्लीट करना चाहिए, और इसके अलावा जो व्यक्ति की एबिलिटी है, जो सिटीजन की एबिलिटी है, जो पीपल की एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना चाहिए, और जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल प्लान्ड होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमने सोवियत सिस्टम में पढ़ी। अब जो हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया, क्या कारण रहा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। कैन यू टेल मी ये टॉपिक किसका था? नोट्स कौन बना रहा है इस टॉपिक के? वी डोंट नो। वी डोंट नो, ओके फाइन, कोई बात नहीं। शायद मेरे ख्याल से टॉपिक किसने नहीं लिया है, तो ये टॉपिक द एंड ऑफ बाइपोलरिटी लिया है। यस मैम।
चलो मैं एक बार चेक कर लूंगी अपनी डायरी में किसने लिया हुआ है, तो वो बच्चा रिया का है बनाएगा। मैम। किसने लिया हुआ है सानिया, डू यू नो दैट? रिया। रिया। रिया का है, ओके। तो रिया को इन्फॉर्म कीजिए, वो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देगी, मैं उसको अपने नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें मर्ज करके वो अपने नोट्स बनाएगी। ओके, अब आपका आज का होमवर्क सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। दूं, बोलू नो होमवर्क? मैम। नहीं चेतना, गलत बात, बहुत इजी होमवर्क है। आपको सिर्फ ये 15 जो रिपब्लिक कंट्रीज थे उनके क्या करने हैं, मार्क करना है उनको। किस पे? मैप पे। मैप में। कर देंगे ना? ठीक है मैम, यस और कोशिश नो? करेंगे। और जो बच्चा क्लास को बीच में से छोड़कर जाएगा, मैं उसको कोई भी नोट्स और किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी। इज इट क्लियर? आप लोग बीच में क्लास छोड़ के